Good morning students. Once again I am before you. ये जो लेसन है विलियम सी डगलस ने जिस पार्ट को राइट किया है और ये लेसन मॉडर्न हिस्ट्री से काफ़ी संबंधित है। अभी तक आपने पढ़ा कि लेखक किस प्रकार से यात्रा करता है और यात्रा करने के दौरान उसे रिफ्यूजी बच्चे मतलब शरणार्थी बच्चों का एक समूह जो कि उसे चारों तरफ से घेर लेता है। आज इस लेसन का सेकंड लेक्चर है। बच्चों, मेरी कोशिश ये रहती है कि जिस समय आप इस लेसन को पढ़ें तो उस समय कुछ इस तरीके से पढ़ें कि आपके मस्तिष्क में ये लेसन बैठ जाए ताकि आपको इस लेसन को दोबारा ना पढ़ना पड़े। यद्यपि 12वीं का बच्चा काफ़ी समझदार होता है, काफ़ी मैच्योर होता है, तो हम आपसे समझदारी की कामना करते हैं। पढ़ा लिखा व्यक्ति नैतिक होता है, ऐसी कामना लोग करते हैं और हमारा संविधान और जनता जनार्दन सभी करते हैं। आइए सेकंड लेक्चर में आगे इस लेसन के बारे में देखते हैं। At one station, my routine of talking with the pupil was interrupted. As soon I alighted, a group of young children gathered around me. They were selling baskets, hand-woven reed baskets with simple designs and patterns. They held the basket high, shouting words I did not know, but conveying unmistakably their desire. विलियम चार्ल्स डगलस जी कहते हैं कि जब मैं पैसेंजर ट्रेन एक जगह पर रुकी और मैं उस पैसेंजर ट्रेन में कुछ लोगों से वार्तालाप कर रहा था, तो एक स्टेशन पर क्या हुआ कि माई रूटीन ऑफ टॉकिंग, मेरी बातचीत का जो क्रम था विद अ प्यूपिल, लोगों के साथ, वाज इंटरप्टेड, उसमें व्यवधान पड़ गया। एज सून एज आई अलाइटेड, और शीघ्र ही जैसे ही मैं उस ट्रेन से प्लेटफॉर्म पर उतरा, a group of young children gathered around me. A group of young children, छोटे छोटे बच्चों के एक समूह ने gathered means घेर लिया, around me, मुझे चारों तरफ से। They were selling baskets, वे टोकरियां बेच रहे थे। hand woven, हाथों से बुनी हुई, सिली हुई वो टोकरियां बेच रहे थे। reed basket, रीड बास्केट का मतलब बच्चों, जैसे रीड को हिंदी में सरकंडा कहते हैं, तो सरकंडा एक प्रकार की कोई घास होती है। रीड बास्केट, सरकंडे की बनी हुई टोकरियाँ विद सिंपल डिजाइन एंड पैटर्न, जिनका जो डिजाइन था वो बड़ा ही साधारण था, जिनका बनाने का जो मेथड था वो बहुत ही सामान्य था। दे हेल्ड द बास्केट हाई, दे मतलब वे, कौन? बच्चे, वो शरणार्थी लोगों के बच्चे जो पाकिस्तान छोड़कर इंडिया आए थे, उनके वो छोटे छोटे बच्चे हेल्ड किए हुए थे बास्केट, टोकरियों को हाई, ऊंचा, और वे सभी बच्चे अपनी अपनी टोकरियों को ऊंचा किए हुए थे। साउटिंग वर्ड्स, कुछ शब्दों को चिल्ला रहे थे। आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता। लेखक कहता है, अब लेखक को तो बच्चों कोई हिंदी भाषा आती तो थी नहीं कि कोई हिंदी भाषा का कोई विशेष ज्ञान हो, ऐसा तो कुछ नहीं था।
वही बात यहाँ पर लेखक कहता है कि आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था कि वो क्या कह रहे हैं, बट कन्वेइंग अनमिस्टेकेबली, लेकिन समझ रहा था बिना किसी गलती के, देयर डिजायर, उनकी इच्छा को बिना किसी गलती के मैं समझ रहा था, मुझे समझ में आ रही थी कि वो क्या चाह रहे हैं। दीज वर रिफ्यूजी चिल्ड्रन, ये शरणार्थी, ये उन शरणार्थियों के बच्चे थे। व्हेन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डिक्रीड, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, hundreds of thousands of people pulled up their roots and changed their residence. Hundreds of, सैकड़ों, thousands of, हजारों people, लोग pulled up their roots and changed their residence. pulled up their roots, जो अपना घर बार छोड़ करके आए थे, अपने निवास स्थान जहाँ पर उनके पूर्वज रहे थे, उनको छोड़ करके वो इंडिया आए थे। एंड चेंज देयर रेसिडेंस, और अपने निवास स्थानों को बदल लिया था। अब ऐसा क्यों हुआ बच्चों? तो वजह आप जानते हो, धर्मांधता। 9 बिलियन पीपल लेफ्ट पाकिस्तान। 9 मिलियन, 9 मिलियन यानी 90 लाख लोगों ने पाकिस्तान छोड़ दिया। रिलीजियस फैनेटिज्म बच्चों होता क्या है? रिलीजियस फैनेटिज्म, धर्म के नाम पर अंधे हो जाना। बच्चों एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, पता नहीं हो सकता है ये मुझे ही समझ में आती हो, लेकिन इसको तो आप तय कर सकते हैं। अधिकतर लोगों की ये मानसिकता होती है कि जो लोग धार्मिक होते हैं वो अच्छे लोग होते हैं, जो लोग धार्मिक होते हैं वो नैतिक लोग होते हैं। ऐसी सोच विश्व में लोग रखते हैं। एक बात नहीं समझ में आती बच्चों, क्या बिना धार्मिक हुए लोग नैतिक नहीं हो सकते? मान लीजिए हम किसी धर्म को नहीं मानते, तो क्या मैं मानवतावादी नहीं हो सकता? मेरे अंदर नैतिक गुण नहीं हो सकते? मेरे अंदर नैतिकता नहीं हो सकती? हम सिर्फ किसी धर्म को अपने साथ जोड़ करके अपने आप को नैतिक बनाने की बात करते हैं, और कुछ सिद्धांतों को, कुछ विचारों को अपने उन्हीं को मुख्य अस्तित्व में ला करके और आगे बढ़ना, क्या ये नैतिकता की श्रेणी के अंतर्गत आता है? मुझे तो नहीं लगता। मेरा तो विचार कहता है कि जो धर्म होते हैं वो तो नैतिकता के ही आधार पर डिपेंड करते हैं, निर्भर करते हैं। फिर धर्म के नाम पर ऊंचा बड़ा, छोटा बड़ा, इन सब बातों के आधार पर कैसे कोई हिंसा कर सकता है? मुझे तो लगता है कि नैतिक होने के लिए धार्मिक होने की कोई आवश्यकता नहीं। इसीलिए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष की बात कही गई है। अब अगर देखा जाए तो विश्व के बहुत से देशों में धर्मनिरपेक्षता की बात की जाती है, लेकिन एक छोटी सी बात है, हमारे हिंदुस्तान में और विदेशी लोगों की सोच में थोड़ा सा अंतर है। क्या? विदेशों में धर्मनिरपेक्ष का कुछ अलग मतलब है और भारत में धर्मनिरपेक्ष का कुछ अलग मतलब है। विदेशों में धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि हम किसी भी धर्म को कोई महत्व नहीं देंगे, और हमारे यहाँ धर्मनिरपेक्ष का मतलब है, हमारा संविधान कहता है कि कोई किसी भी धर्म को मानता है वो माने, ठीक है। हर व्यक्ति को अपना अपना धर्म मानने का अधिकार है। सभी लोग अपने अपने धर्म को स्वीकार करें, अपने अपने धर्म के अनुयायी बने, प्रचार प्रसार करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारा संविधान ये कहता है कि हम किसी भी धर्म के ना तो पक्ष में हैं और ना ही विपक्ष में हैं।
ये भी तो अपने आप में बहुत बड़ी नैतिकता की बात है। तो बिना धार्मिक हुए भी लोग नैतिक हो सकते हैं। यहाँ पर धार्मिक बात लिखी है, उसी के बारे में बच्चों मैं आपसे बात कर रहा था कि बहुत से पाकिस्तानी लोगों ने पाकिस्तान छोड़ दिया, अपने निवास स्थान बदल लिए। 9 मिलियन पीपल लेफ्ट पाकिस्तान, 90 लाख लोगों ने पाकिस्तान छोड़ दिया एंड केम टू इंडिया, और भारत आए, ड्राइवन बाय द फियर ऑफ रिलीजियस फैनेटिकिज्म, जो कि लाए गए थे धर्म के नाम पर। जो लोग अंधे थे उनके भय से प्रेरित होकर, घबराकर अपने जीवन को बचाने के लिए कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा जीवन ही खतरे में पड़ जाए, और इसलिए अपने जीवन को बचाने के लिए धार्मिक भय के कारण उन लोगों ने अपने संपत्ति, जमीन जायदाद, घर बार सब को छोड़ करके भारत आ गए। ऐसे 90 लाख बच्चों हिंदू थे। दे वर पुअर पीपल, वे लोग गरीब थे। टू स्टार्ट विद, जब उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी। दे वर पुअरर, वे अब और गरीब हो गए थे। एज दे बिगान देयर लॉन्ग ट्रैक, जैसा कि उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की तो वो और गरीब हो गए। अब बच्चों, खेती पाती, संपत्ति, घर बार को सर पे तो लाद के लाया नहीं जा सकता, तो फिर क्या होता, नहीं ला सकते थे। तो उनके पास जो भी था अपना कुछ सामान लिया और चल पड़े। ज़्यादा समय तक और रुकते तो मार दिए जाते। तो वही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि एज दे बिगान देयर लॉन्ग ट्रैक, जैसा कि उन्होंने अपनी लंबी यात्रा शुरू की। फॉर ऑल दे कुड कैरी, वो जो कुछ भी ला सकते थे। वाज ए बिट ऑफ फूड, जैसे कि थोड़ा सा भोजन। एंड फ्यू बिलोंगिंग्स, और कुछ दिनचर्या की वस्तुएं जिनको वो ला सकते थे वो लाए। सून दे वर आउट ऑफ फूड, और शीघ्र ही कुछ ही समय के बाद वो भोजन रहित हो गए, मतलब उनके पास जो खाने पीने का सामान था वो समाप्त हो गया। अ फ्यू डेज आफ्टर दे स्टार्टेड, और कुछ दिनों के बाद दे स्टार्टेड, उन्होंने शुरू कर दिया। क्या? दे बिगान टू फॉल, वे उन्होंने गिरना शुरू कर दिया। बाय द वे साइड, सड़क के किनारे। और जब वो पाकिस्तान से इंडिया आ रहे थे तो जब उनके पास जितना भी भोजन था वो तो उनका समाप्त हो गया। अब बिना भोजन के इतनी लंबी यात्रा कैसे करेंगे, क्योंकि पैदल आ रहे थे। तो कमजोरी की वजह से दे बिगान टू फॉल, वे गिरने लगे सड़क के किनारे। फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर, भूखमरी की कमजोरी की, भूख की कमजोरी की वजह से शरीर कमजोर हो गया। एंड डाइड, और मर गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए। वेयर दे फेल, जहां वो गिरे बस वहां से उठ नहीं पाए बच्चों, वो उनकी मृत्यु हो गई। द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट्स वर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दीज रिफ्यूजी। दे और देयर पेरेंट्स और रिलेटिव्स हैड गैदर्ड इन द सिटीज, setting up stalls, manufacturing simple articles, trying to make a living in markets already overcrowded. They lived in cloth and grass sets that lined the streets. The peasants among these refugees had been accustomed to little all their lives, for the annual income of an agricultural family does not exceed, on an average, $100 a year. The average unskilled labor makes 30 cents a day or less than $2 a week. There is one meal a day, an onion, a piece of bread, a bowl of pulse with milk, perhaps a bit of goat cheese, no tea, no coffee, no fat, no sweet, no meat. $100 a year is not $2 in a week. Yet, even that small amount is hard to earn by selling baskets to people too poor to buy them. That, no doubt, is the reason these little children descended on me like locusts. I, an American, was doubtless the most promising market they had seen. इस पैराग्राफ में बच्चों विलियम चार्ल्स डगलस भारतीय लोगों के बारे में बताने की कोशिश कर रहा है।
इस पैराग्राफ के माध्यम से बच्चों हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि उस समय के लोगों का रहन सहन क्या था। ये जो शरणार्थी लोग भारत में आए थे उस समय उनकी दशा कैसी थी। लिखा हुआ है कि द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट्स, वे बच्चे जो टोकरियां बेच रहे थे, वर सन्स, पुत्र थे, एंड डॉटर्स और पुत्रियां थे, ऑफ दीज रिफ्यूजीज, इन्हीं शरणार्थियों के वो बच्चे थे जो किसी प्रकार से इंडिया आ चुके थे। दे और देयर पेरेंट्स और रिलेटिव्स हैड गैदर्ड इन द सिटीज, दे, वे, कौन, बच्चे, और देयर पेरेंट्स, वे बच्चे और उनके माता पिता, और रिलेटिव्स और उनके रिश्तेदार, हैड गैदर्ड इन द सिटीज, सब के सब गैदर्ड इन द सिटीज, शहरों में इकट्ठे थे। सेटिंग ऑफ स्टॉल्स, जिन्होंने छोटी छोटी दुकानें लगा रखी थीं। मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स, छोटी छोटी हस्त निर्मित वस्तुओं का निर्माण कर रहे थे। ट्राइंग टू मेक ए लिविंग इन मार्केट्स, और बाज़ारों में अपने स्थान को, बाज़ारों में अपनी मार्केट को बनाने की कोशिश कर रहे थे, अपना भी स्थान बनाने की कोशिश कर रहे थे। इंडियन मार्केट में कोशिश कर रहे थे कि मेरा सामान भी बच्चों बिक जाए। ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, वो बाज़ारें जो पहले से ही लोगों से भरी हुई थीं। बच्चों, गरीबी के समय था, पूरे भारतवर्ष में त्राही त्राही हो रही थी, भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, गरीबी में लोग जी रहे थे। और उसके बाद लगभग 90 लाख लोग, 90 लाख लोग जो शरणार्थी, उनसे और उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र भर जाता है भारत का। दे लिव्ड इन क्लॉथ एंड ग्रास सेट्स, दे लिव्ड इन क्लॉथ्स, वो कपड़ों के तंबू में रहते थे। ग्रास सेट्स, घास के, जो सूखी घास थी उसको बिछा करके, मतलब कपड़े के तंबू बनाकर घास, सूखी घास को नीचे बिछा करके निवास करते थे, जीवन यापन कर रहे थे। दैट लाइन द स्ट्रीट, जो कि एक गली की तरह यहाँ से लगाकर काफ़ी दूर तक एक गली नुमा लोगों के, उन शरणार्थी लोगों के तंबू लगे हुए थे। द पीसेंट्स अमंग दीज रिफ्यूजीज, इन शरणार्थियों में किसान थे। हैड बीन अकस्टम्ड टू लिटिल ऑल देयर लाइव्स, हैड बीन अकस्टम्ड, जो कि आदी हो चुके थे, टू लिटिल ऑल देयर लाइव्स फॉर द एनुअल इनकम। हालांकि जो किसान लोग थे वो आदी थे इस प्रकार के अपने जीवन को जीने के लिए, क्योंकि दुख तकलीफ में ही उन्होंने अभी तक काफ़ी समय व्यतीत किया था। और किसान का जीवन वैसे भी थोड़ा सा तकलीफ से भरा होता है। यही बात लेखक कह रहा है कि वो तो थोड़े से, किसान तो थोड़े से आदी भी थे, अभ्यस्त थे। फॉर द एनुअल इनकम ऑफ एन एग्रीकल्चरल फैमिली, जहाँ तक वार्षिक जो आमदनी थी एक किसान के परिवार की, डज नॉट एक्सीड, वो अत्यधिक नहीं थी, ऑन एन एवरेज $100 a ईयर, मतलब एक वर्ष में $100 से अधिक की आमदनी उन कृषक परिवारों की नहीं थी जिससे वो अपना जीवन यापन करते थे। इतनी गरीबी की कंडीशन थी। द एवरेज अनस्किल्ड लेबर, एक औसतन अनस्किल्ड, अकुशल मजदूर, मेक्स 30 सेंट, लगभग 30 सेंट अ डे, 30 सेंट एक दिन में कमा लेता था, अर्थात लेस देन $2 a ईयर, अ वीक, अर्थात एक सप्ताह में $2 से भी कम उसकी कमाई होती थी। देयर इज 1 मील अ डे, और ये शरणार्थी जो लोग थे इन्हें दिन में एक बार ही भोजन प्राप्त होता था। भोजन में क्या क्या वस्तुएं होती थी? एन ओनियन, एक प्याज, अ पीस ऑफ ब्रेड, एक रोटी, अ बाउल ऑफ पल्स, एक कटोरी में दाल, विद मिल्क, थोड़ा सा दूध, अ परहैप्स ऑफ बिट ऑफ गोट चीज, और बकरी के दूध,
बकरी का जो दूध होता है उसके दूध का पनीर का टुकड़ा, नोटी, ना तो चाय मिलती थी उनके भोजन में, ना तो चाय होती थी, नो कॉफ़ी, ना कॉफ़ी होती थी, नो फैट, ना वसा होता था, वसा मीन्स घी वगैरह, नो स्वीट, ना तो मिठाई होती थी, नो मीट और ना ही मांस होता था। मतलब ये सारी चीज़ें उनके भोजन में नहीं शामिल होती थीं। $100 a year is not $2 a week। वर्ष में $100 से तात्पर्य है कि एक हफ्ते में वो $2 भी नहीं कमा पाते थे। Yet even that small amount is hard to earn by selling basket। Yet फिर भी that small amount, इस छोटी सी रकम को भी इज हार्ड, कठिन होता था, टू अर्न, कमाना। लेकिन फिर भी इतनी छोटी आमदनी को भी, इतनी छोटी कमाई के लिए भी, इतनी छोटी कमाई को करना भी उनके लिए बड़ा कठिन होता था। बाई सेलिंग बास्केट, टोकरियां बेच करके, टू पीपल, लोगों को, टू पुअर टू बाई देम। और सबसे बड़ी बात थी, कठिन क्यों होता था कि जिनको वो अपनी टोकरियां बेचते थे वो भी इतने अधिक गरीब होते थे कि वो नहीं खरीद सकते थे टोकरियां, क्योंकि हर आदमी गरीब था तो खरीदेगा कौन? खरीदेगा तो धनवान जिसके जेब में पैसा होगा। लेकिन जब वो बेचते थे तो खरीदने वाले भी तो गरीब होते थे। दैट नो डाउट इज द रीजन दीज लिटिल चिल्ड्रन डिसेंडेड ऑन मी। दैट नो डाउट इज द रीजन, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेखक कहता है, विलियम चार्ल्स डगलस कहते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि यही वो वजह थी कि इन शरणार्थी बच्चों ने डिसेंडेड ऑन मी, मुझको घेर लिया, लाइक लोकस्ट, टिड्डों की तरह। इस प्रकार से टिड्डे होते हैं उसी प्रकार से इन शरणार्थी बच्चों ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया। और मेरी बात करो तो आई एन अमेरिकन, मैं एक अमेरिकन व्यक्ति था। वाज डाउटलेस, निसंदेह, द मोस्ट प्रोमिजिंग मार्केट, और मैं एक अमेरिकन था, एक गोरा आदमी था, तो निसंदेह उनके लिए एक बड़ी मार्केट लगा। दे हैड सीन, भाई उन्होंने अभी तक जितने भी लोगों को देखा था उनकी तुलना में जब उन्होंने मुझको देखा तो उन्हें लगा कि अरे ये तो विदेशी आदमी है, ये धनवान आदमी होगा। तो वो सभी बच्चे इसीलिए मेरी तरफ दौड़े क्योंकि मैं उनको सबसे बड़ी मार्केट लगा, सबसे बड़ा मैं उनको क्रेता लगा, खरीदने वाला लगा। इसीलिए उन्होंने मुझे चारों तरफ से घेर लिया। बच्चों, इस पैराग्राफ को मैंने आपको पढ़ाया है। ये लेसन एक प्रकार से देखा जाए तो आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित है। भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ उसमें भारत की कंडीशन क्या थी? सबसे बड़ी बात, ये बंटवारा भारत के लिए एक बर्बादी लेकर के आया। कुछ चंद लोगों की राजनीति और सत्ता के लालच ने देश के 3 टुकड़े किए, जिसका परिणाम आज भी भारत भुगत रहा है। भारत अपने आप में एक बड़ा देश होता था, लेकिन इसके 3 टुकड़े हुए। और इसके पीछे भी अंग्रेजों की ये नीति थी कि अगर हम शासन नहीं कर पाएंगे तो तुम्हारे इतने टुकड़े करेंगे कि तुम शासन करने लायक नहीं बचोगे। बच्चों, शायद हम लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाए या कुछ ना कुछ खामियां शायद थी, सत्ता के लालच की वजह से हम इस चीज़ को नहीं समझ पाए और आज भी उन समस्याओं को हम बर्दाश्त कर रहे हैं। आज इतना ही, बाकी जो 3rd लेक्चर होगा उसमें इस चैप्टर को हम पूरा कर देंगे। उम्मीद है जो कुछ भी मैंने आपको पढ़ाया वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जय हिंद।